प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेसन में क्लास 11 के इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं, जो जैक बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से 30-40% क्वेश्चंस जो हैं वो निश्चित रूप से जैक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम लोग निर्देश को पहले पढ़ते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40। कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। 4 ऑप्शंस या गिवन, 4 विकल्प दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, और विद्यार्थियों को मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सर्वाधिक उचित विकल्प होंगे, उसको चुनने होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न आवश्यक हैं। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। पैसेज जो नीचे दिए गए हैं उसे पढ़ना है, और क्वेश्चन 1 से 5 तक के उत्तर, जो विकल्प सही विकल्प होंगे, उनको चुनना है। तो आइए पैसेज को पढ़ते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड significant attention in the recent years as a way to reduce our dependence on fossil fuels and combat climate change। नवीनीकरण ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा की जो अवधारणा है, का जो आइडिया है, वो हाल के वर्षों में इसे काफ़ी महत्व मिला है। फॉसिल फ्यूल्स में हमारी जो निर्भरता है, हमारी जो डिपेंडेंस है, उसे कम करने के उद्देश्य से और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के उद्देश्य से जो है इसे काफ़ी महत्व मिला है। सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जियोथर्मल बायोमास आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सौर विंड हवा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली से, जल से उत्पन्न बिजली, जियोथर्मल भूतापीय, बायोमास आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारे जो हैं नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। दिस सोर्सेस आर कंसिडर रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन रिप्लेनिश नेचुरली, और इन सभी सोर्सेस को, सभी स्रोतों को रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से रिप्लेनिश हो जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। जो आगे लिखा है, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल से अलग है। अनलाइक मीन्स जो डिफरेंट है फॉसिल फ्यूल से। विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फिनाइट, जो लाखों वर्ष जिनको बनने में लगते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये सीमित होते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और कई लाभों में से एक रिन्यूएबल एनर्जी का ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये वातावरण के लिए अच्छा होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए है कि ये ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस नहीं करते। विच कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज, और जो पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण को और अच्छा करने में अपना योगदान निभाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स, और ये जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ये प्रोड्यूस नहीं करते हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स, ऐसी चीज़ें को प्रोड्यूस नहीं करते जो हमारे वायुमंडल के लिए नुकसानदेह हो, हार्मफुल हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। Another advantage of renewable energy is that it can provide reliable and a stable source of energy। और रिन्यूएबल एनर्जी का एक दूसरा लाभ ये है कि ये एक रिलायबल, एकदम जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल है, और स्टेबल, स्टेबल मीन्स बने रहने वाला, ये ऊर्जा का स्रोत है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कैन ऑपरेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरएक्शन, एंड सोलर पैनल कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इवन ऑन क्लाउडी डेज। अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो है, जल से उत्पन्न बिजली को बनाने वाले जितने भी फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो बहुत लंबे पीरियड तक जो हैं
वो काम कर सकते हैं। सोलर पैनल्स जो है, सौर ऊर्जा को कैप्चर करके वो जो बिजली उत्पन्न करने वाले जितने पैनल्स हैं, तो वो क्लाउडी डेज़ में यानी बादल से भरे हुए दिनों में जब बादल घिरे होते हैं आसमान में, तो वैसे दिनों में भी ये काम कर सकते हैं। ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर बिकमिंग मोर अफोर्डेबल एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर अचीव्ड। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो और भी बेहतर हो रहा है क्योंकि ये मोर अफोर्डेबल है। ये मोर अफोर्डेबल है, मोर अफोर्डेबल मीन्स हो गया ये बहुत ही चीप है, इकोनॉमिकल है, सभी लोग इसके लाभ ले सकते हैं क्योंकि और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ ये और अफोर्डेबल भी हो रहे हैं। इसका लाभ सभी को, आम लोगों को भी मिल रहा है एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर अचीव्ड। सोलर, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ विच सोर्सेस, किस सोर्स का, किस तरह की ऊर्जा का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये जो हैं फॉसिल फ्यूल्स के उदाहरण नहीं है, ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा देखते हैं, व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फिनाइट, मतलब क्या ऐसी चीज है जो लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में और जो सीमित हैं। ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फॉसिल, बी फॉसिल फ्यूल, सी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा फॉसिल फ्यूल्स, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जैसा कि हम लोगों ने पैसेज में देखा, पैसेज में हम लोगों ने देखा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी ग्रेट एडवांटेजेस मतलब बहुत सारे लाभों में से एक लाभ क्या है नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का, दैट लीड टू क्लाइमेट चेंज, दैट इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, की क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कर देता है। बी इट लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे साधनों को ये डिप्लीट कर देता है। इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और डी नन ऑफ द एबव। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वातावरण को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में जो वर्ड दिया गया है जनरेट, उनका समानार्थी शब्द आपको सिलेक्ट करना है। तो रिक्रिएट, बी प्रोड्यूस, सी रिस्टोर, डी कैप्चर। तो सही क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना, जनरेट मीन्स भी उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर सी, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशंस मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड, शब्दों का संक्षिप्त रूप को एब्रीविएशंस कहते हैं। तो ऑप्शंस है नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो आप सभी जानते हैं कि एब्रीविएशंस का प्रयोग जो है नोट मेकिंग में होता है क्योंकि ये टाइम सेविंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेंट्स, और ये जो पैसेज हम लोग पैसेज, द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेंट, किसी भी पैसेज का समरी में होता है, क्या होता है। ऑप्शन ये मैन आइडिया, बी ग्लॉसरी, सी वर्ड मीनिंग्स, डी फॉर्मेट। तो समरी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें समरी में मैन आइडिया ही होते हैं और कोई अदर एक्सप्लेनेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ मैन आइडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मीन्स जो अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो उसमें जो रिसिपिएंट हैं, जिसको हम लोग भेजते हैं, तो
कैसे उनको हम लोग शुरू में संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए, रेवरेंड सर मैडम, बी माय डियर, सी डियर सर मैडम, डी हेलो सर मैडम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा कॉमन जो होता है ये रेवरेंड सर और मैडम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। रेवरेंड सर और मैडम जो है ये चर्च में जो माने कलरजी होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं उनके लिए ये प्रयोग होते हैं। ये लेटर में प्रयोग नहीं होते रेवरेंड सर और मैडम। तो ज़्यादा कॉमन डियर सर और मैडम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डियर सर और मैडम। क्वेश्चन नंबर 9, लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर। लेटर टू द एडिटर मीन्स संपादक के नाम पत्र। तो संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं वो किस लिए लिखे जाते हैं? वो न्यूज़पेपर में जो है अपनी प्रॉब्लम को पब्लिश करवाने के लिए लिखे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या हमें शामिल नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, पर्सनल कमेंट्स, बी डाटा कलेक्टेड, सी इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, एंड नन ऑफ द एबव। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि पर्सनल कमेंट्स रिपोर्ट राइटिंग में नहीं होते हैं। उसमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है बस वही इंक्लूड किया जाता है। पर्सनल कमेंट्स मीन्स अपनी बातों को उसमें अलग से जोड़ा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 11, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। रिपोर्ट राइटिंग में घटना का जो वर्णन होता है वो हमेशा किस में किया जाता है? प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म, सी इमीडिएट पास्ट फॉर्म, डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि रिपोर्ट राइटिंग जो है इमीडिएट पास्ट फॉर्म में ही होता है, सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो किसी भी आर्टिकल का, आर्टिकल से आप सभी परिचित होंगे। आर्टिकल मीन्स लेख होता है। तो आर्टिकल 2-3 पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। तो आर्टिकल का जो फर्स्ट पैरा होता है तो उसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। कोई भी टॉपिक का वो इंट्रोडक्शन होता है। तो आइए ऑप्शन में क्या दिया गया है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, विषय का संक्षिप्त परिचय। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग मीन्स लेखन जो है उसके निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है? व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन आप जानते हैं एक लास्ट पैरा होता है आर्टिकल में, कंक्लूडिंग पैरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सजेशंस, बी रिमेडियल मेजर, सी ऑर्डर, डी बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो राइटर होते हैं, आर्टिकल लिखने वाले जो होते हैं, वो अपना सजेशन देते हुए और रिमेडियल मेजर्स और जो कुछ उपाय होते हैं उस समस्या के समाधान में, जो लेख में जो समस्याओं का जिक्र होता है, जिस समस्या के बारे में लेख होता है तो उसके समाधान हेतु जो है सो लेखक जो है कुछ अपना सुझाव को लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों हो जाएगा, ए एंड बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। तो जम्बल्ड सेंटेंस क्या होता है? इसमें सेंटेंस के कई पार्ट होते हैं, सेंटेंस के पार्ट को ऑर्डर करना होता है, रीऑर्डर करना होता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है देखते हैं। तो आइलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशन। तो इसको सही ऑर्डर में आपको सजा देना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिंद महासागर में जो है, हिंद महासागर में क्या है? श्रीलंका एक द्वीप है। 15 को देखते हैं, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल सेंटेंस। अब सेंटेंस को पढ़ना है और अपने जो है लॉजिक से इसे रीऑर्डर करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड। शेक्सपियर जो हैं दुनिया के सबसे महान ड्रामाटिस्ट हैं। ठीक है, 16 देखते हैं, ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे प्यारे विद्यार्थियों की ब्रेड एंड बटर एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बिना एक अधूरा है। तो इस तरह का जब फ्रेज आता है तो हमें सिंगुलर वर्ब प्रयोग जो है सो करनी पड़ती है।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज अ डेली ब्रेकफास्ट। जैसे हम लोग इस तरह का और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे राइस एंड करी। राइस एंड करी, तो राइस एंड करी एक के बिना एक अधूरा है, राइस एंड करी। तो इस तरह के जो फ्रेज आते हैं उसमें सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इज। 17, आई फेल व्हेन आई डैश द रोड। आई फेल, मैं गिर गया, व्हेन आई डैश द रोड, मैं गिर गया। तो इस तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा होता है, उसके मध्य में इन द मिडल ऑफ दैट एक्शन कोई अनदर एक्शन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वॉज क्रॉसिंग। आई फेल व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैं गिर गया जब मैं सड़क को पार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यू लीव नाउ इफ यू विश। तो इसमें क्या है कि इसमें परमिशन का बोध हो रहा है, तो मैं माइट शैल विल, तो इसमें परमिशन का भाव है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैं। यू मे लीव नाउ इफ यू विश, तुम अब जा सकते हो यदि तुम चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यू स्विम क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ एबिलिटी का बोध हो रहा है, योग्यता का बोध हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द बिग गर्ल इन द पोएम या फोटोग्राफ रेफर्स टू। कविता या फोटोग्राफ जो है उसमें लेखिका जो है अ, अपनी माँ और अपनी दोनों चचेरी बहन के बारे में वो चर्चा करती है। तो जो बिग गर्ल है वो क्या है, वो कौन है, बिग गर्ल जो है द पोइट, पोइट्स मदर, द एल्डेस्ट कजिन ऑफ द पोइट और द यंगेस्ट ऑफ द गर्ल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा पोइट्स मदर, कवि की माता जी हैं, कवित्री की माँ हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप कविता में किस वर्ष के किस महीने का की चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे कि कविता की जो है पंक्तियां उसमें सितंबर शब्द आया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज पर्सनिफाइड। तो वॉइस ऑफ द रेन कविता में निम्नलिखित में से किनको जो है पर्सनिफाई किया गया है। पर्सनिफाई मीन्स होता है कि सजीव का गुण आरोपित करना, ठीक है, यानी ह्यूमन क्वालिटीज को जो है कोई निर्जीव पदार्थ में उसे आरोपित करना होता है, तो उसे पर्सनिफाई कहते हैं। तो किन चीज़ों को पर्सनिफाई किया गया है, अर्थ, स्काई, म्यूजिक, रैन। तो इसमें किसको किया गया है, रैन को किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कवि पूछते हैं हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, ये चाइल्डहुड कविता से लिया गया है। वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, कोई भी व्यक्ति अपने बचपन को पा सकता है, कहाँ पा सकता है, एन एल्बम या रिमोट प्लेस, द फेस ऑफ ए चाइल्ड, डी हेवन। तो निश्चित रूप से अपना बचपन जो है जो कविता का अंतिम स्टेंजा है उसमें लेखक चर्चा करते हैं द फेस ऑफ ए चाइल्ड, किसी भी बच्चे के चेहरे पर जो है अपना बचपना जो है सो देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो कविता जो फादर टू सन है उसमें कौन अजनबियों की तरह बात करते हैं, फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, सिस्टर एंड ब्रदर, फादर एंड डॉटर। तो फादर एंड सन, क्योंकि इसमें पिताजी जो फादर हैं वो उनकी जो हेल्पलेसनेस है, उनकी जो लाचारी है इस कविता में दिखाई गई है, जो पिता के अपने बेटे के डिजायर्स को भी शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फादर एंड सन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर एकम्पनी टू हिज स्कूल।
लेखक की दादी माँ जो हैं लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी? ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से लिया गया है। ऑप्शन ए बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, बी बिकॉज शी वाज वरीड अबाउट द ऑथर, क्योंकि वह लेखक के लिए चिंतित होती थी, बिकॉज देयर वर मैनी डॉग्स ऑन द वे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे कुत्ते होते थे, बिकॉज शी हैड नो वर्क टू डू, क्योंकि उसे करने के लिए कोई काम नहीं होता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, क्योंकि जो स्कूल है वो स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, और जो ऑथर की जो दादी हैं, जो ग्रैंड मदर हैं, वो वहाँ पर स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने के लिए जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, और खुशवंत सिंह जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के लेखक हैं, ऑथर हैं, उनकी जो दादी हैं, वो विश्वास करती थी कि शिक्षा जो है वो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? ऑप्शन ए आइडिया बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड। वो धर्म पर आधारित होना चाहिए, रिलीजन पर आधारित होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स डिड जॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉनिंग देयर सी फारिंग स्किल? सी फारिंग स्किल्स मतलब अपने कौशल को, समुद्र में नौका विहार के कौशल को और बेहतर बनाने के लिए जॉर्डन कुक और उसकी पत्नी ने कितने वर्ष जो है बिताए? कितने वर्ष? हाउ मेनी इयर्स डिड जॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉनिंग देयर सी फारिंग स्किल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 ईयर्स। सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हु ज्वाइंड जॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टेकल द साउदर्न इंडियन ओशन? दक्षिणी हिंद महासागर में जो बहुत रफ माना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड रफेस्ट सी माना जाता है, तो वहाँ टेकल करने के लिए, वहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए, साथ देने के लिए जॉर्डन और उसकी पत्नी को, उनके साथ कौन जुड़े? ठीक है, केप टाउन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैरी विजिल, और बी में है हर्ब्स सेगलर। ये दोनों जो हैं जुड़े थे, दोनों शामिल हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ये लैरी विजिल और हर्ब सेगलर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द टॉम ऑफ किंग टूट वॉज डिस्कवर्ड बाय? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हावर्ड कार्टर द्वारा इन 1922 में जो है किंग टूट के कब्र को खोजा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वर बरीड इज नोन एज? जहाँ इजिप्शियन, मिस्र के राजाओं को जहाँ दफनाया जाता है, उस स्थान किस रूप में, किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जान रहे हैं। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा डी, वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गंगाधर पंत गेटोंडे वॉज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। वो इतिहास के प्रोफेसर थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 32। वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरा एक प्रकार की परिक्रमा है, जिसको पूरा करने के लिए लेखक गए थे। कहाँ गए थे? माउंट कैलाश में गए थे, कैलाश पर्वत गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माउंट कैलाश। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। व्हाट डिड लहेमा गिव द ऑथर एज फेयरवेल गिफ्ट? विदाई उपहार के रूप में लहेमो ने लेखक को क्या दिया था? तो सी पस्किन कोट दिया था। आप सबको अच्छी तरह पता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सी पस्किन कोट। क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेज डॉर्लिंग हाउस? मिसेज डॉर्लिंग हाउस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू टू अर्मेनियन बॉयज की एक लघु कहानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अर्मेनियन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस? ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस के ट्रू ओनर कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जॉन बायरो थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ द
पियर्सन, श्रीमती पियर्सन के भविष्य को कौन बताते आ रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मिसेज फिट्जजेराल्ड, मिसेज फिट्जजेराल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एंड्रयू मॉनसन वाज, एंड्रयू मैनसन वाज या डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वो पेशे से एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च, अंडर द आर्च, आर्च क्या होता है? एक घुमा हुआ जो है आकार होता है दरवाजे का, आर्च जो धनुषाकार में होता है। ठीक है, तो किंग ने अपने क्राउन, क्राउन मीन्स मुकुट, मुकुट को खो दिया था। ठीक है, आर्च के, आर्च में खो दिया था, क्योंकि द आर्च वॉज बिल्ट क्रूक्ड, क्योंकि आर्च को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया था। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, आर्च को बहुत नीचे बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वॉज फाइनली हैंग्ड, एक ये ह्यूमरस कहानी है जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। तो हु वॉज फाइनली हैंग्ड, किनको अंत में फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग, राजा को फांसी दी गई थी। द किंग वॉज फाइनली हैंग्ड। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों कि आप सभी अच्छी तरह से तैयारी करें, और आप सबों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।